दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे, कुछ अजीब सी बात है। जी हाँ, लेकिन यही नाम है मेरी इस कहानी का। आज भी हमारे देश में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनमें सास और ससुर यही अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बहू दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। बहू सुबह से शाम तक जी हजूरी करे, हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाए, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे लेकिन कभी मुंह ना खोले। यहाँ कभी मुंह ना खोलने का मतलब सिर्फ पलटकर जवाब ना देना तक सीमित नहीं है, बल्कि सास ससुर की हुकूमत को किसी भी प्रकार की चुनौती ना मिले। राजस्थान राज्य के भरतपुर शहर में ऐसा ही एक परिवार था। परिवार में श्री लाला राम जी, उनकी पत्नी दाखा देवी, घर का होनहार बेटा सुरेश और उनकी बेटी पायल रहते थे। सुरेश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलोर में नौकरी ज्वाइन कर ली। पायल अभी कॉलेज में ही थी और उसके स्नातक होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही लाला राम जी और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने सुरेश से भी इसकी चर्चा की थी, उसको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लाला राम जी और उनकी पत्नी दाखा देवी ने अपने सभी संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग सुरेश के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहाँ जहाँ से सुरेश के बारे में जानकारी मांगी जाती, लाला राम जी सुरेश का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फोटो भेज देते। इस सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब लाला राम जी के पास 5 से 6 अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 2 हफ्ते के बाद सुरेश भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। लाला राम जी और उनकी पत्नी दोनों ही सोच कर खुश थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो सर्दियों में सुरेश की शादी कर देंगे। सुरेश के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और उसमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बनी। अगले 2 दिनों में दोनों परिवारों से मिलकर दोनों लड़कियां भी देख ली गई। सुरेश को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस बेंगलोर चला गया। अगले कुछ दिन दोनों प्रस्तावों पर लाला राम और उनकी पत्नी के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। निधि और सलोनी के परिवारों में ज्यादा फर्क न था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्ध, सुशिक्षित, अपनी जात पात वाले और भले से लोग थे। लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। निधि का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की निधि भी खूब बोलती थी। निधि ने तो सुरेश से भी अकेले में घंटे भर बात की थी। सलोनी के परिवार में उसके माता पिता को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा था। खाने पीने की बात छोड़कर माँ भी कुछ नहीं बोली थी। सलोनी से भी जितना पूछा गया बस उसी का जवाब दिया था। सलोनी का भाई तो बस सुरेश से हाथ मिलाकर ही चला गया था। इसके अलावा ज़्यादातर बातचीत उसके पिताजी ने ही की थी। ऐसा लगता था इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सलोनी को चुप रहना ज़्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय लाला राम जी ने दिया। उनको निधि के बजाय सलोनी ज़्यादा ठीक लगी। दाखा देवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी हो जो दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। सुरेश की सहमति लेकर लाला राम जी ने सलोनी के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में सुरेश और सलोनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सलोनी का अभी बेंगलोर जाना संभव नहीं था। सुरेश को परिवार के रहन सहन के हिसाब से दूसरा घर लेकर कुछ जरूरी सामान भी जुटाना था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी सलोनी 1 से 2 महीने यही सास और ससुर के साथ रहेगी। सुरेश के जाने के बाद सलोनी का अपनी हम उम्र ननद पायल के साथ ज्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफी घुल मिल गई। सलोनी की तरह ही पायल भी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों हर विषय पर खुलकर चर्चा करती थी, लेकिन अपने कमरे के अंदर सुरेश के जाते ही दाखा देवी ने अपनी सासुगिरी दिखाना शुरू कर दिया था। वो सलोनी के रहन सहन, पहनाव, खान पान,
घूमना फिरना, मिलना जुलना यानी हर चीज़ में अपनी दखल अंदाजी रखती थी। अचानक से सलोनी की आज़ादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। सलोनी ने इस बात का जिक्र सुरेश से किया, लेकिन उसने 1 महीने की बात कहकर टाल दिया। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के कामकाज का सारा जिम्मा सलोनी पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने को दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में सलोनी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूं कहे कि सास ससुर के साथ रहना दूभर हो गया था। अपनी आज़ादी पर लगे पहरे का सलोनी ने 1-2 बार विरोध किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन नई सासू माँ के कान पर जू तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने सलोनी को डांटकर चुप करा दिया। सास के ऐसे सत्तावादी व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। 2 महीने बाद सुरेश सलोनी को बंगलोर ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी थी। कुछ दिन की मौज मस्ती के बाद सलोनी ने भी नौकरी कर ली। जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। पायल की पढ़ाई पूरी हो गई। लाला राम जी और उनकी पत्नी पायल का रिश्ता ढूंढने में पहले से ही प्रयासरत थे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। बेंगलोर में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में रिटायर्ड पिता, माता और उनका बेटा नकुल थे। नकुल बेंगलोर में ही काम करता था। इस रिश्ते से भी सभी लोग संतुष्ट थे, खासकर पायल बहुत खुश थी। लाला राम जी ने बिना देरी लगाए पायल और नकुल की शादी कर दी। बेटा और बेटी दोनों एक ही जगह होने से लाला राम जी और दाखा देवी का बेंगलोर आना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी 3-4 हफ्ते तक भी ठहर जाते थे। बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सत्तावादी व्यवहार जारी रखा। उनकी निरंतर दखल अंदाजी और टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे सुरेश का घर के काम में हाथ बटाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी अपेक्षा थी कि सलोनी ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम की भी जिम्मेदारी ले। एक दिन शाम सुरेश देरी से घर आया। उसके आने के बाद सबने साथ खाना खाया। देरी से आने के बावजूद भी खाने के बाद सुरेश ने रसोई का सारा काम खत्म किया। सासू माँ को सुरेश का रसोई में काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना, कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर। सुरेश ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं। ऐसे में मैं सारा काम अकेली सलोनी पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उनकी एक तरफा सोच ने घर में कोहराम मचा दिया। अगले दिन शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। आज पायल भी अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आ रही थी। सुबह जैसे ही सलोनी सासू जी से मिली, सबसे पहले उसने रात के लिए माफ़ी मांगी। साथ ही उसने भी सासू जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती है। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद ही पायल आ पहुंची। मिलने जुलने के बाद सबने नाश्ता किया। उसके बाद सलोनी अपना काम समेटने रसोई में चली गई। पायल अपने माता पिता और सुरेश से बातें करने बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद पायल ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8 घंटे से 10 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफ़ी थका देने वाले होते हैं, इसलिए काम वाले दिन में और नकुल शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। उसके अलावा शनिवार, रविवार या और किसी छुट्टी के दिन रसोई का काम मैं अकेले ही संभालती हूँ। मम्मी जी और पापा जी ठीक हैं, लेकिन शारीरिक काम ज़्यादा नहीं कर पाते। वैसे दोनों ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर की हर बात में मेरी सलाह लेते रहते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है। लाला राम जी और दाखा देवी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने ये बात पायल से खुलकर कही भी। सुरेश पायल की हर बात बहुत गौर से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद सुरेश अपने माता पिता से बोला, अपने घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते?
हम सब वक्त के साथ क्यों नहीं बदल सकते? माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था? आज सुबह सलोनी का आपको समझाने में क्या गलत था? आप आज जिन बातों को अपनी बेटी के घर में सही मान रही हैं, उन्हीं बातों को अपने घर में गलत ठहरा रही हैं। माँ, बहू और बेटी में फ़र्क क्यों? आप लोग आज भी बहू के लिए दिखाई तो दे, लेकिन सुनाई ना दे वाली परंपरा का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो अपने घर का माहौल भी बदला जा सकता है, खुशनुमा हो सकता है। चुप्पी साधे लाला राम जी सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। सुरेश की बातों ने उनको झकझोर कर रख दिया था। बहुत सोच विचार कर अपनी चिर परिचित गंभीर मुद्रा में लाला राम जी बोले, सुरेश की बात तो ठीक है, हमको समय के साथ बदलना चाहिए। हमको आज से, बल्कि यूँ कहो अभी से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर जीना चाहिए। और हाँ, अब आगे से बहू दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें।